सारथी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक जिले के इस्माइला गांव से 2 दिन से लापता युवक की तलाश में परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सांपला थाने पहुंचे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और संभावित आरोपियों के नाम भी बताए थे, फिर भी पुलिस टाल मटोल कर रही है। मामा मेरे भतीजे का लड़का हो रहा था, तो लड़का होने के बाद उन्हें 6 दिन का प्रोग्राम कर रहा था पार्टी का, गाना बजाना था और अपना भाई पार्टी कर रहा था अपने खान पीन की। तो वहाँ पार्टी चल रही थी, 3 के 4 के बीच में नीरज पिल्ले का संदीप कूड़े का, और ये दोनों जने उन्हें स्कॉर्पियो में ले गए। पोते ने गोपी ने तो वो पीने खाने के लिए लेकर गए हैं, वो लेकर तो गए हैं उसको, वो वापस नहीं लेकर आए अपने साथ। आज 2 दिन हो गए हैं पुलिस में थाने में आए, तो कोई ऐसी संतुष्टि नहीं है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। बिहार के किशनगंज से खबर है, जहां ठाकुरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 172 किलो गांजा के साथ वाहन जब्त किया गया है। मानिकपुर मार्ग पर गुप्त सूचना पर यह रेड हुई है। थाना अध्यक्ष मकसूद असरफी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष मकसूद असरफी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बिहार के किशनगंज से ये खबर, जहां ठाकुरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 172 किलो गांजे के साथ वाहन जब्त किया गया है। मानिकपुर मार्ग पर गुप्त सूचना पर यह रेड हुई है। थानाध्यक्ष मकसूद असरफी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर किशनगंज से, जहां बिहार में एआईएमआईएम पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। ईमान ने यह भी कहा कि अगर महागठबंधन साथ नहीं देगा तो तीसरा गठबंधन बनाया जाएगा, जो सेकुलर ताकतों को मजबूत करेगा। टाइमिंग होता है, उसका पहले ऐलान होता है। अरे तो माँ बाप भाई, मैं मंजिल का मुसाफिर हूँ। अगर आगे वाली गाड़ी मुझको नहीं मिलेगी तो पीछे वाली गाड़ी में मुझको सवार होना पड़ेगा। थोड़े के मैं बैठ के रह जाऊंगा, मंजिल में नहीं जाऊंगा। पिछली बार भी हम लोगों ने प्रयास किया था, और ये मैं उचित प्रयास इसलिए समझ रहा हूँ कि बिहार के हित में, बिहार के सौहार्द को बचाए रखने के लिए, बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए वो जरूरी है कि बिखरे हुए वोटों को, सेकुलर वोटों को एकजुट किया जाए। अगर ये चिंतित नहीं है, इसमें समझदारी नहीं है, अगर महागठबंधन के लोग नहीं समझते हैं, थर्ड ऑप्शन, थर्ड फ्रंट हमारा बनेगा, उसमें दिक्कत की क्या बात? तीसरा गठबंधन की बात कर रहे हैं सर। हाँ, थर्ड फ्रंट उसी को कहते हैं। तीसरा गठबंधन बनाएंगे। तो इसमें कौन कौन शामिल है? कौन कौन अभी क्या हम बता देंगे आपको। वो मामला तो अभी हमारी बात चल रही है, किन किन को जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, उनका नाम बता देंगे। कल उनको दिन बाद धमका देंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर, जहां परिषदीय स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी की गई है। आपको बता दें, प्रार्थना सभा से लेकर मध्याह्न भोजन तक का समय निर्धारित किया गया है। समय सारणी को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। समय सारणी के अनुसार कक्षाओं का समय 40 मिनट का होगा। शिक्षकों को शिक्षण सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य होगा। समय सारणी का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो समय सारणी के अनुसार कक्षाओं का समय 40 मिनट का होगा। समय सारणी को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। समय सारणी के अनुसार कक्षाओं का समय 40 मिनट का होगा। शिक्षकों को शिक्षण सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
परिषदीय स्कूलों के लिए समय सारणी जारी की गई है। इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर सिंह जी, परिषदीय स्कूलों की अब समय सारणी जारी कर दी गई है। समय सारणी को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 40 मिनट अब कक्षाओं का समय होगा। कई नियम इसके लिए बनाए गए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, ऐसा है कि बहुत सारी अनियमितताएं पाई जा रही थी। सरकार जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो थी, क्योंकि ऊपर से विपक्ष की जो चीजें हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं कि जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के मीटिंग के बाद से मुख्यमंत्री ने ये सारी सूचनाएं जारी की है, जिसकी वजह से कि ताकि इन सारी चीजों को दुरुस्त किया जाए, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, उसके बारे में इनको सही किया जाए। और ये 40 मिनट की जो चीजें की, इससे पहले भी बायोमेट्रिक चीजें की गई थी, लेकिन उनको फॉलो किया नहीं गया था। इसलिए फिर से ये नया एक अधिसूचना जारी किया गया, जिसके थ्रू कि इन चीजों को फिर से फॉलो किया जाए। बिल्कुल रणबीर सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कक्षाओं की समय सारणी निर्धारित की गई है। समय सारणी को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त नजर आ रही है। वितरण में लापरवाही संबंधी शिकायतों के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी पहले ही हो चुके हैं निलंबित। कालाबाजारी के मामले में अब तक 26 लोगों के खिलाफ केस किया गया है। 580 फुटकर विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। यह अहम खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। खाद की कालाबाजारी को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी पहले ही हो चुके हैं निलंबित। कालाबाजारी के मामले में अब तक 26 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। यह अहम खबर का लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। 580 फुटकर विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन देखने को मिला है। बहराइच के गंगवल में तैनात चिकित्सा अधिकारी पर एक्शन लिया गया है। 1 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि भी रोकी गई है। वहीं रायबरेली के खीरो चिकित्सा अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई की है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। आजमगढ़ के चिकित्सा अधिकारी पर भी एक्शन लिया गया है। विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं हरदोई में तैनाती के दौरान मरीजों से अभद्रता इनके द्वारा की गई थी। हरदोई सीएमओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुशीनगर में सहायक आचार्य के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो कई जनपदों के स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्रुखाबाद में लोहिया अस्पताल में तैनात नर्स पर एक्शन कर निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई के वहां निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को एक्शन के लिए निर्देशित किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। तो ये बड़ी कार्रवाई, कई जनपदों के जो चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। साथ ही कईयों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे महोबा से। अगली खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 मासूम बच्चे झुलसे हैं। घर के बाहर खेलते वक्त यह हादसा हुआ है। डॉक्टरों ने एक मासूम को मृत घोषित किया, जबकि 3 का इलाज जारी है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। तो महोबा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टरों ने एक मासूम को किया मृत घोषित, 3 का इलाज जारी है। 4 मासूम बच्चे झुलसे थे आकाशीय बिजली गिरने से। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। खेत में भैंस चराने गया युवक चपेट में आया। परिजनों का युवक की मौत से रो रो कर बुरा हाल है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भौरा गांव की घटना है। तो परिजनों का युवक की मौत से रो रो कर बुरा हाल है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेत में भैंस चराने गया युवक आकाशीय बिजली के चपेट में आया है।
अगली खबर उन्नाव से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ली 2 युवकों की जान, 3 घायल युवकों का इलाज जारी है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बेकाबू ट्रक पलटने से कोहराम मचा। तेज रफ्तार ट्रक विपरीत दिशा में जाकर पलटा, जिससे 2 बाइक सवार युवक चपेट में आए और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की आवागमन भी बाधित हुआ है। हालांकि उसको सुचारू करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल है। हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य किया गया है। हादसा उन्नाव के शेखपुर नरी के पास घटित हुआ है। और अगली खबर सहारनपुर से, दर्दनाक सड़क हादसे में नवजात सहित 3 की मौत हुई है। आपको बता दें, अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में बाइक सवार ताऊ और 10 दिन के नवजात की मौत हुई है। बाइक सवार महिला भी गंभीर रूप से घायल है। कोतवाली बेहट इलाके के गांव संसारपुर में यह हादसा हुआ है। थाना फतेहपुर इलाके के गांव साहबपुरा के मृतक थे ये। दूसरे हादसे में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। थाना सरसावा इलाके के गांव कल्याणपुर का निवासी था मृतक। तो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बेहट बिजली घर के पास यह हादसा हुआ है। हादसों की सूचना पर बेहट विधायक उमर अली अस्पताल पहुंचे। विधायक उमर अली खान ने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आम महोत्सव 2025 का आगाज राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुरू हो चुका है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लोगों को देश भर के 800 से ज्यादा आम की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसका प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लोगों को बायर्स और सेलर के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। वैज्ञानिक तकनीकी से आम को तैयार करने की विधि बताई जाएगी। उद्यान विभाग के अधिकारियों के मेहनत और परिश्रम से राज्य के किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपने उत्पाद के साथ आए और 800 से अधिक प्रजाति के आमों को लेकर के आए। मुझे खुशी है कि लखनऊ शहर का कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ अगर यहाँ पर आएगा तो वो पेरिस बच्चों को घुमाना भूल जाएगा, स्विट्जरलैंड घुमाना भूल जाएगा, क्योंकि किसी भी देश में 20 लाख रुपए खर्च करके अगर बच्चों को आप घुमाना चाहेंगे तो ये 800 प्रजाति के आम एक जगह कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह अवसर सबको चाहिए कि 800 प्रजाति के आम अपने बच्चों को दिखाएं। लखीमपुर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अवध शिल्प ग्राम में किया है। यहाँ पे आम के करीब 800 प्रजाति के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन भी किया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये देश भर से करीब 800 किस्म के प्रजाति के आम के स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं। और ये आम कोई आम नहीं है, ये बहुत खास आम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही आम की कुछ प्रजाति का लंदन और दुबई के लिए निर्यात के लिए खड़े कंटेनर को झंडी दिखाई है। अगर देखा जाए, सरकार का जो दावा है कि अब तक करीब 20 देशों में हमारे उत्तर प्रदेश के आम और देश भर के आम जो बाहर निर्यात हो चुके हैं। यहाँ जो आम आप देख रहे हैं, ये आम 200 ग्राम से लेके करीब 5 किलो तक के आम यहाँ पे मौजूद हैं। इन स्टॉल पे जो किसान हैं और जो इसकी उपज कर रहे हैं, वो तमाम लोग उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। वैज्ञानिक भी
इनको जानकारी दे रहे हैं कि आम की फसल को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। रघुवर नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घास काटने गए 10 वर्षीय दलित बच्चे का 100 पेड़ से लटका मिला। मामले ने तूल पकड़ लिया है और पुलिस ने इसे हत्या मानते हुए केस दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुराना जमीनी विवाद था जिसके चलते रंजिश ने उनके बेटे की हत्या कर दी और 100 को फंदे से लटका दिया है। पुलिस ने आरोपियों नयूम जाहिद, मुमताज छोटे समेत अज्ञात के खिलाफ हत्या व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल क्षेत्र के चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है और संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गांव में तनाव का माहौल है, वहीं परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जिलाधिकारी भी प्रदर्शन में उपस्थित जरूर हैं 1 घंटे से 2 घंटे, परंतु कानपुर महानगर चूंकि काफी बड़ा है, जब मैंने देखा कि काफी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और जिन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो गया उनके कहे सुने से और अधिक लोग बढ़ गए, तो वो 250 लोग आने लगे। तो उसके क्रम में फिर एक टोकन की व्यवस्था की गई ताकि लोग आसानी से तसल्ली से बैठ सकें और टोकन प्राप्त करके वो आसानी से इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। कानपुर में घंटों इंतजार के बाद आपको बता दें केवल डीएम को ही फरियाद सुनाने की गुहार व लगातार बढ़ रही संख्या के कारण शिकायतों के पारदर्शी हल के लिए गुरुवार से कलेक्ट्रेट में टोकन व्यवस्था लागू की गई। ऐसा शायद देश में पहली बार किसी जिलाधिकारी के कार्यालय में हुआ है। पीड़ितों को चाय पिलाने के साथ मिठाई व ठंडा पानी भी कार्यालय के बाहर गैलरी में उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम ने इसी साल 18 जनवरी को जिले का कामकाज संभाला था। उनके कार्यकाल में समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है। इसका असर यह है कि वर्तमान में प्रतिदिन 250 से 300 तक पीड़ित शिकायत लेकर आ रहे हैं। जन सुनवाई में और पारदर्शिता लाने के लिए डीएम ने नई पहल करते हुए टोकन व्यवस्था शुरू की। अब शिकायतकर्ता के आते ही उसे टोकन जारी किया जा रहा है। नंबर आने पर डीएम कक्ष में प्रवेश देकर सुनवाई की जा रही है। इससे भीड़ प्रबंधन में आसानी के साथ साथ सभी को समान अवसर मिल रहा है। इससे आपाधापी की स्थिति नहीं होती और लोग सहज ढंग से अपनी बात बता पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जिलाधिकारी भी प्रदर्शन में उपस्थित जरूर हैं 1 घंटे से 2 घंटे, परंतु कानपुर महानगर चूंकि काफी बड़ा है, जब मैंने देखा कि काफी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और जिन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो गया उनके कहे सुने से और अधिक लोग बढ़ गए, तो वो 250 लोग आने लगे। तो उसके क्रम में फिर एक टोकन की व्यवस्था की गई ताकि लोग आसानी से तसल्ली से बैठ सकें और टोकन प्राप्त करके वो आसानी से इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है। कन्नौज में चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी द्वारा एक पत्रकार के साथ की गई अभद्रता, मोबाइल छीनने और मारपीट की घटना ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार पीड़ित पत्रकार क्षेत्र में किसी भी खबर की कवरेज कर रहा था, तभी चौकी इंचार्ज द्वारा उसे रोका गया और कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। पत्रकार ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस घटना को पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया। उन्होंने डीजीपी को भेजे गए पत्र में मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। खबर झांसी जिले से है। जिला अधिकारी कार्यालय के गांधी सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस महकमा और प्रशासनिक टीम के साथ साथ समाज सेवी संगठन भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, ताजिया व मोहर्रम जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर सभी
व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाएं। बैठक में धर्मगुरुओं ने अपनी राय दी। देखिए, आज सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ही सभी विभागीय अधिकारी का, सभी एसडीएम्स और सभी सीओ, और जिनके साथ में कांवड़ यात्रा को लेकर के और जो श्रावण मास में आने वाले विभिन्न त्यौहार हैं उनको लेकर के सभी धर्मगुरुओं के साथ में, सभी धर्मावलंबियों के साथ में एक यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें जो ताजिया और मुहर्रम और उसके साथ ही कांवड़ यात्रा और श्रावण मास में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के संबंध में सभी के सुझाव प्राप्त किए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी अनुमन्य व्यवस्थाएं हैं परंपरागत तरीके से उनका निर्वहन किया जाता है, उनकी सारी व्यवस्थाएं समय से कर ली जाएं ताकि आने वाले समय में किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। अगली खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जनपद के मौदहा कस्बे में आगामी 6 जुलाई को होने वाले मुहर्रम जुलूस को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। इसी क्रम में डीआईजी ने शुक्रवार को पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और भ्रमण के दौरान डीआईजी पुलिस अधीक्षक एसडीएम और सीओ के साथ देवी चौराहा से होते हुए मुख्य मार्ग से उपरोस पहुंचे और अलाव मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद मीरा तालाब पहुंचकर करबला स्थल की भी सुरक्षा व्यवस्था पर की। इस दौरान डीआईजी ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की। जो आगामी जो मौजूदा चल रहा है मुहर्रम त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा आज मौदा थाना का विजिट किया गया, जिसमें हम भी जो करबला है उसको विजिट किया गया। उसके बाद यहाँ 2 जगह अलाव का कार्यक्रम चलती है, उसमें दोनों स्पॉट मेरे द्वारा विजिट किया गया। मेरे साथ एसपी हमीरपुर, सीओ मौदहा और एसडीएम साहब सभी लोग मौजूद है। एक तरफ हम लोग यहाँ पे रूट मार्च भी किए हैं, पूरा जहाँ जिस क्षेत्र से पूरा ताजिया भी लेके जाते हैं उसको पूरा रूट का एक बार भ्रमण भी किया गया। रूट मार्च में हमारा फोर्स के साथ किया गया है। खबर जालौन से है, जहां आपको बता दें खुइया रोड उरई में नकली बायो एनपीके उर्वरक की अवैध बिक्री की सूचना जिलाधिकारी द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर और जिला कृषि अधिकारी को तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों अधिकारियों द्वारा सघन छापेमारी कर 700 बोरी फर्जी संदिग्ध उर्वरक बरामद किया और दुकान को मौके पर ही सील कर दिया। उप जिलाधिकारी सदर ने नेहा ब्याडबॉल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई, जिसमें जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव भी मौजूद थे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त दुकान में बायो एनपीके उर्वरक फर्जी ब्रांड के नाम से बिना वैध लाइसेंस के विक्रय की जा रही थी। ये नकली उर्वरक किसानों की फसलों की उत्पादकता और भूमि की उर्वरता दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। लगातार जिलाधिकारी को फर्जी और अवैध और फर्जी तरीके से खाद की विक्रेता जो हो रही थी, खाद बिक रही थी, उसको लेकर उनको समाचार मिल रहा था और इसी को लेकर आज जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी और कृषि अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आज छापेमारी की और उन्होंने एक फर्जी जो बीआईओ एनपीके उर्वरक खाद फर्जी तरीके से बेच रहे थे, जिसमें उन्होंने छापेमारी कर तकरीबन 700 से ज़्यादा बोरियां पाई हैं और उन्होंने जब्त किया और साफ तौर से कहा है कि किसानों के हित के लिए जो भी कार्य होंगे किए जाएंगे। हालांकि किसानों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी जो खाद बेची जा रही थी और फर्जी तरीके से अवैध रूप से बिना लाइसेंस की दुकान पे खाद जो बिक रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन टाइट है और इसको लेकर उन्होंने लगातार छापेमारी की और लोगों को चेतावनी भी दे दी कि जिस तरीके से अगर फर्जी खाद बेची जाएगी या फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस के खाद बेची जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज कुइया रोड पे एक दुकानदार को उप जिलाधिकारी ने अपने टीम के साथ छापेमारी की और से कहा है कि 700 बोरी जो पकड़ी गई, कहीं ना कहीं ये प्रशासन का एक बड़ा कार्य है जो सामने निकल कर आया है और इसी तरीके से किसानों को हित के लिए कार्य करना ही होगा। आने वाले समय पे किस तरीके से इन पर रोक लगती है, किस तरीके से पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। अगली खबर का रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में जल निगम के सैकड़ों कर्मचारी जिला मुख्यालय पर मौन धरने पर बैठे दिखाई दिए हैं। पिछले 6 महीनों से वेतन और पेंशन का एक भी पैसा नहीं मिला है। मुंह पर काली पट्टी, आंखों में पीड़ा और दिल में
उम्मीद लिए कर्मचारी सरकार से बस इतना कह रहे हैं, हमें सुना जाए। कर्मचारियों का कहना है कि बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं, बुजुर्गों की दवाएं रुक गई हैं और घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा। फतेहगढ़ स्थित कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से मौन धरना 4 जुलाई को किया गया। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 17, 18 और 19 जुलाई को लखनऊ स्थित प्रधान कार्यालय पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। ज्ञापन में कर्मचारियों ने लिखा कि हम सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की इन खामोश आवाज़ों को सुनता है या नहीं। जल निगम में पिछले विगत 6 माह से हम लोगों की सैलरी पेंशन सारी जो है पेंडिंग है। शासन के स्तर पर कोई भुगतान नहीं हो रहा। कई बार होता है कि 3 महीने में 1 महीने की सैलरी दे दी जाती है, फिर अगले 3 महीने पेंडिंग रह जाती है, फिर 1 महीने की सैलरी दे दी गई। ये हाल पहले से ही चला आ रहा है। और हम लोग वहाँ जो DA 252% होना चाहिए था, वो वर्तमान में 212% दिया जा रहा है। तो DA भी नहीं मिल रहा है। जो पहले हमारी जो मांगों में सम्मिलित है, हमारे मृतक आश्रितों को नौकरी मिलती थी, उसको बगैर किसी आदेश के जो है एक तरीके से निरस्त कर दिया गया। कहीं पर भी कोई मृतक आश्रित को नौकरी नहीं मिल रही है। इन समस्त मांगों को लेकर हमारा जो है मौन धरना था। तो इस बीच संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बारात की खुशियां मातम में तब्दील हुई। बोलेरो दीवार तोड़कर स्कूल में जा घुसी। बोलेरो कॉलेज की दीवार से टकराई। दूल्हे समेत 5 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की मौत हुई जबकि 9 लोग घायल हुए। तो संभल में गाड़ी के दरवाजे काटकर निकाले गए हैं 100। गाड़ी में कुल 14 लोग सवार थे। तो शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो 5 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 9 लोगों में कुछ की हालत सीरियस बताई जा रही है। थाना जुनवाई क्षेत्र का ये मामला है। बारात की खुशियां मातम में तब्दील हुई हैं। रईस अलवी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, आप संभल में बारात की खुशियां मातम में तब्दील होती नजर आई हैं। दूल्हे समेत 5 लोगों की दुखद मौत हुई है जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। कैसे यह हादसा घटित हुआ है? बताऊंगा। जिस तरह से एक जुनावाई जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र का ये मामला है, जो कि एक परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान शाम के लिए बारात जो है अपने घर से बारात लेकर दुल्हन को लेने जा रही थी। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दूल्हे के साथ सैकड़ों आदमी इसमें साथ थे, लेकिन बोलेरो में जो थे वो 9 से 14 लोग, उसमें 14 लोग बताए जा रहे हैं। 14 लोग उसमें बोलेरो में सवार होकर जा रहे थे। दूल्हा भी इसमें साथ में जा रहा था। मासूम बच्चे भी थे, कुछ महिला भी शामिल थी। जैसे ही रात्रि हुई थी तो बताया जा रहा है कि जब आसपास के लोगों से अपनी जानकारी ली तो बताया जा रहा था कि जो बोलेरो गाड़ी है वो तेज रफ्तार पर चल रही थी। तभी थाना जुनावाई क्षेत्र के एक जनता इंटर कॉलेज है, जो कि उसके दीवार में जाकर दीवार को फोड़ती हुई अंदर जा घुसी, जिसकी मौके पर ही दूल्हा समेत 5 लोगों की जो है गंभीर मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 लोगों को हाई सेंटर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 4 को स्थानीय संभल में इलाज चल रहा है और 5 का जो है अलीगढ़ जो है अस्पताल है वहां पर इलाज चल रहा है। 5 लोगों की दूल्हा समेत इसमें मौत हो गई है, जो कि जो है पोस्टमार्टम के लिए सबका पंचनामा पीएम को भेज दिया गया है। परिवारों में एक कोहराम मच गया है, क्योंकि बारात का समय था, खुशियां थी और शादी समारोह चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मातम में छा गया है। बड़ा एक संभल को इसको देखते हुए एक गमी का एहसास देखने को मिल रहा है। जी, मौके पर जो है एसएसपी किशन कुमार बिश्नोई घटना स्थल में पहुंचे हैं। साथ ही जो है एएसपी अनुप्रीति शर्मा जी मौके पहुंची हैं और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि आखिरकार घटना की वजह क्या ही
इसके लिए टीम भी गठित की गई है, उसकी जांच की जाएगी। जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे वो सामने निकल जाएंगे। रईस इस बोलेरो में जो क्षमता से ज्यादा सवारियां थी, बताया जा रहा है कि ड्राइवर की स्टीयरिंग का कंट्रोल हाथों से उसके निकल गया, कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। और महज 2 किलोमीटर ही बारात ये जा रही थी, तो इतने ज्यादा लोग उस गाड़ी में थे। देखिए, बिल्कुल मैंने जिस तरह से अभी बताया था ना, जिस तरह से 14 लोग बोलेरो में सवार थे दूल्हा समेत, क्योंकि इतने लोग बोलेरो में नहीं आते हैं। 10 की ज्यादा 10 सवारी आप बैठा सकते, नहीं तो 8 सवारियों की जो है मानक के अनुसार ये गाड़ी जो बोलेरो पास होती है। लेकिन इसमें लिमिट से ज्यादा बोलेरो सवारी बैठ गई थी, जो कि 14 सवारी इसमें बताई जा रही है। 14 सवारी इसमें बैठी हुई थी बच्चे समेत, जो कि एक बहुत बड़ा एक घटना हादसा हुआ, क्योंकि 2-3 किलोमीटर घर से ही बरात जब निकली थी, 2-3 किलोमीटर ही दूरी पर पहुंची होगी। जैसे ही हाईवे पे पहुंची तो हाईवे पे इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज है, जो कि वास्तव उसमें जाकर घुस गई। कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो कि सवारी ज्यादा होने के कारण स्टीयरिंग। बिल्कुल रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ड्राइवर की गलती कहीं ना कहीं सामने आई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। गाड़ी में कुल 14 लोग सवार थे और गाड़ी में क्षमता से अधिक जो सवारी थी, जिसकी वजह से क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए थे जो बाराती थे, जिसकी वजह से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग से खत्म हो गया और ये घटना घटित हुई है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।